हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और मैंने आपको 6 कॉन्सेप्ट करा दिए थे। पहले लेक्चर में 4 कॉन्सेप्ट कराए, दूसरे लेक्चर में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट कराए और धीरे-धीरे क्वेश्चंस हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 शुरू करेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 शुरू करेंगे। सारे बच्चों को अपनी कॉपी पे नोटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और ये है इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स important adjustments in important adjustments for investment in shares। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का फॉर्मेट कराया था। नंबर अमाउंट सिंपल फॉर्मेट था। यानी मैंने क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के क्वेश्चन शुरू करवा दिए। तो इन्वेस्टमेंट का खरीदना और उसका बेचना ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन मुझे आपको 3 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वाली करवानी है। कितनी एडजस्टमेंट है? 3। और ये तीनों की तीनों एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर से रिलेटेड है और मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इनके बिना आएगा। कितने एडजस्टमेंट बोले मैंने? 3। और पेपर में जो क्वेश्चन आएगा इन तीनों को क्लब करके ही आएगा। पहले मैं आपको क्लास में तीनों अलग-अलग कराऊंगा और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें ये सारे इकट्ठे मिलेंगे आपको। तो पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप सोच रहे हैं सर ये कौन-कौन से 3 एडजस्टमेंट हैं? पॉइंट नंबर 1, बोनस शेयर्स। अगर किसी इन्वेस्टर को बोनस शेयर मिलेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? नंबर 2, राइट शेयर्स। अगर किसी इन्वेस्टर को राइट शेयर मिलेंगे तो अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? नंबर 3, डिविडेंड्स। शेयर्स पे डिविडेंड भी तो मिलता है ना, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट की परचेज आपको पता है, कॉस्ट निकालनी आ गई। डिस्पोजल का पता है आपको, सेल कैसे करते हैं। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला भी आता है आपको। अब हम इसमें एक हेडिंग बनाते हैं एडजस्टमेंट्स का। तो मुझे आपको याद रखना कॉन्सेप्ट नंबर 7 चल रहा है हमारा। मैं आपको इसमें 3 एडजस्टमेंट बेटे बताने वाला हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 1, बोनस शेयर्स। एडजस्टमेंट नंबर 2, ये हैं राइट शेयर्स। एडजस्टमेंट नंबर 3, ये हैं बेटे डिविडेंड्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, accounting for bonus shares in the books of investor।
इस पे हमने लगाया टिक इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। चलें जी आगे। नोटिंग वोटिंग सब बंद। मेरी बात बेटे ध्यान से सुनना। अगर ये आने वाले 15 मिनट आपको समझ में आ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो आपके 5-6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन निपट जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, 2-3 होमवर्क में दूंगा आज आपको। और अगर ये आने वाले 15 मिनट आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, आप ये मान के चलना 5 से 6 क्वेश्चन आपके खराब हो जाएंगे। तो बात सुनना बहुत जरूरी है। एक इन्वेस्टर है जी, मिस्टर एक्स। इन्होंने 10,000 शेयर्स खरीदे इन टाटा मोटर्स एट द रेट ऑफ 98 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9,80,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए। मैं जरा कैलकुलेशन करके देखूं, जरा मैं ठीक कह रहा हूं। 9,80,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए। कब इन्वेस्ट किए? ये इन्होंने किए थे 11/22 को। और हुआ क्या, 15 जनवरी 2022 को टाटा मोटर्स ने अनाउंस कर दिया बोनस एट द रेट ऑफ 1:1। टाटा मोटर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 की रेशो में बोनस अनाउंस कर दिया। बोनस का मतलब होता है कि जिनके पास इक्विटी शेयर्स हैं उनको कंपनी फ्री में, बोनस शेयर का मतलब फ्री शेयर्स, फ्री फ्री। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि आप बच्चों ने सेक्शन 63 की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग कर रखी होगी। सेक्शन 63 सर किस चीज का? ये बेटे कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट कौन सा? 2013? नहीं सर, हमें तो पता नहीं सेक्शन 63 क्या कहता है। बेटे सेक्शन 63 ये बात कहता है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पहली बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो रिडीमेबल इन नेचर होते हैं और उनका कंपनी के रिजर्व्स के ऊपर कोई राइट नहीं होता, उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। कंपनी में रिस्क उठाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी प्रॉफिट कमा भी सकती है, नहीं भी कमा सकती, तो सारा रिस्क इक्विटी वालों का होता है। प्रेफरेंस वाले तो पैसा लगाते हैं लेकिन एक फिक्स्ड रेट से उनको डिविडेंड मिलता रहता है, इसलिए उनका रिजर्व्स पे कोई राइट नहीं क्योंकि वो रिस्क नहीं उठाते। तो रिजर्व्स पे राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर बांट सकती है। किसमें से? रिजर्व एंड सरप्लस में से। रिजर्व एंड सरप्लस के मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर, और उन्हीं को ही बांट दिया। तो कंपनी चाहे तो एक एंट्री पास कर सकती है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब हम इस रिजर्व एंड सरप्लस को इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको कहते हैं बोनस शेयर्स। ये बोनस कैपिटल है। कंपनी चाहे तो सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग अपने रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर फ्री में दे सकती है। मतलब पैसा नहीं मंगवाना ना, शेयर होल्डर को हम शेयर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां बोला 1:1, तो 1:1 का मतलब है जिसके पास एक शेयर है पहले से ही, उसको एक और शेयर फ्री में मिल जाएगा। अगर इसके पास 10,000 शेयर्स हैं तो टाटा मोटर्स इसको 10,000 के बदले में 1:1 की रेशो लगाएंगे तो 10,000 ही आएगा। 10,000 शेयर फ्री में दे रही है। कंपनी खुश है कि हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं, हमारे पास बहुत प्रॉफिट है। कंपनी ने अपने रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया
और सारे इन्वेस्टर्स को फ्री शेयर दे दिए। तो ये जो मिस्टर एक्स हैं, इनको जब 10,000 शेयर मिलेंगे टाटा मोटर से, क्योंकि कंपनी ने अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया है। बोनस शेयर का दूसरा नाम है रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी बोलते हैं इसको हम। और कुछ नहीं होता, रिजर्व्स कम हो जाते हैं, कैपिटल प्लस हो जाती है, कैश वैश नहीं आता। जब कंपनी कैश मांग ही नहीं रही तो इन्वेस्टर कैश क्यों देगा? यानी इन्वेस्टर को फ्री 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 बोनस शेयर मिल जाते हैं। पहले इसके पास 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर कंपनी की तरफ से और फ्री आ गए, तो अब ये बन गया 20,000 शेयर्स का मालिक। लेकिन एक बात बताओ, ये जो इसकी कॉस्ट है 9,80,000, ये तो 980 रहेगी ना? क्यों? क्योंकि बोनस शेयर के पैसे तो देने ही नहीं, ये तो फ्री है। तो हम ये बोलेंगे कि 10,000 शेयर खरीदे थे 980 में, 10,000 शेयर आ गए फ्री में, तो मेरे पास हो गए हैं 20,000 शेयर, लेकिन मेरी टोटल कॉस्ट वहीं की वही है 980। तो अगर आप देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट पर शेयर आधी रह जाएगी। अगर शेयर आपने 98 में खरीदा था तो आपको 49 का नजर आएगा, क्योंकि 980 को आप 20,000 से डिवाइड करके देखो तो आपको 49 रुपीज पर शेयर पड़ा। अब यार आप छोड़ो इस चीज को, ये तो कंपनी की भाषा है। आप प्रैक्टिकली शॉपिंग मॉल जाते हो, हर शोरूम के आगे लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। आप किसी शोरूम के अंदर गए, आपने पूछा यार जीन कितने की है, वो कहता है 2200 रुपए की, और बाय वन गेट वन फ्री है, तो आप बोलोगे चल एक खरीदूंगा तो एक फ्री में देगा, देने तो 2200 ही है ना, एक जीन 1100 की पड़ी। एवरेज तो निकालते ही हैं हम। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब किसी इन्वेस्टर को कि अपनी कंपनी से बोनस शेयर मिलते हैं तो वो मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब सारे बच्चे सोच रहे हैं कि जिंदल सर अगर उसको शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो मजे की बात यह है, जब कोई चीज फ्री में आती है तो डबल एंट्री सिस्टम फेल हो जाता है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो शेयर तो आ रहे हैं लेकिन जा क्या रहा है? कुछ नहीं। तो डबल एंट्री बनती नहीं। शेयर फ्री में आ रहे हैं, देयर विल बी नो अकाउंटिंग, देयर विल बी नो एंट्री, ना कोई अकाउंटिंग ना कोई एंट्री। अच्छा, फिर बच्चा कहता सर इसका हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ये देखो, अगर मान लो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता हूँ, एक कॉलम नंबर का, एक कॉलम अमाउंट का, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले टू बैंक, क्योंकि पहले मैं शेयर खरीदूंगा 980 के। फिर मैं लिखूंगा टू बोनस शेयर्स, नंबर्स तो बढ़ा दिए, अमाउंट नील। और आपको पता है जब अमाउंट के कॉलम में नील आ गया, ये जो अमाउंट का कॉलम है इसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो ये जो टू बोनस शेयर लिख भी दिया मैंने नंबर के कॉलम को पूरा करने के लिए, तो ये एंट्री नहीं बन रही है आपकी, ये सिर्फ लिखने के लिए है टू बोनस शेयर। तो हम सिंपली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे टू बोनस शेयर, नंबर बढ़ा लेंगे, अमाउंट नील। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप शेयर्स को सेल करते हैं, जब आप लिखेंगे बाय बैंक, मान लो आपने 10,000 शेयर्स बेच दिए, और जो 10,000 शेयर्स बेचे हैं वो बेचे एट द रेट ऑफ 59, तो आप लिखेंगे 5,90,000। अब आपको सोल्ड पोर्शन की कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि आपके पास शेयर्स तो 20,000 हैं, बेचे आपने 10,000 हैं। तो आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, ना फीफो अलाउड है ना लीफो अलाउड है, इन्वेस्टर के पास एक ही मेथड है, वेटेड एवरेज। तो बोनस शेयर का फायदा आपको सेल के टाइम पे दिखेगा, क्योंकि आप क्या लिखेंगे, 9,80,000 डिवाइडेड बाय 20,000, यानी कि टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट्स, और बेचे कितने हैं 10,000, तो आपको इसकी एवरेज कॉस्ट पड़ती है 490, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1,00,000 रुपए। तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, बोनस शेयर की कोई अकाउंटिंग नहीं करनी, कोई एंट्री बनती नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आपको रिजर्व्स में से शेयर दिए, पैसे मांगे ही नहीं, तो ये फ्री शेयर्स होते हैं। जब कंपनी ने पैसे मांगे नहीं, कंपनी अपनी जेब से फ्री में दे रही है, हमने फ्री में ले लिए सर। जब हम पैसा लगाते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, जब पैसा लगाया नहीं तो टू बैंक लिखेंगे नहीं, फ्री में आ गए मेरे पास, तो मैं तो खुश हो गया कि कंपनी ने फ्री में शेयर दे दिए। अब बच्चा यहाँ सोच रहा है सर कंपनी को क्या फायदा है? तो कंपनी इस तरह की एक्टिविटी शो ऑफ के लिए करती है मार्केट में।
शो ऑफ कैसे? जब कोई कंपनी बोनस शेयर देगी तो लोगों को पता लगेगा, अच्छा कंपनी के पास इतने रिजर्व्स पड़े थे कि कंपनी ने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे दिए। कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाती है उससे। वो बात हम सेक्शन 63 बोनस शेयर जो एक स्पेसिफिक चैप्टर है, ये उसमें डिस्कस की जा सकती है। हमारा यहाँ पे मुद्दा बोनस शेयर का नहीं है, हमारा मुद्दा है इन्वेस्टर को बोनस शेयर के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ाने हैं। पॉइंट नंबर 2, जब वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने जाएगा, तो एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त बोनस शेयर की वजह से आपको फायदा मिलेगा, एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि आपने 980 10,000 शेयर के लिए दिए थे, पर आपको 10 फ्री में मिल गए, तो एवरेज कॉस्ट हाफ हो गई, तो उसका सेल के टाइम पे बेनिफिट मिलेगा आपको। अब सर फ्री में शेयर मिलेंगे, तो एवरेज कॉस्ट तो फिर हमारी कम बैठेगी बैठेगी। तो ये 2 काम आपने करने हैं। बस इतने काम है बेटे, और मुझे कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। चलिए आगे। बस सर इतने काम था, इतने काम है जी, और कुछ ना है। जब कोई कंपनी अपने रिजर्व्स में से शेयर बाँटती है, हम इसको कहते हैं बोनस कैपिटल, इसको हम कहते हैं कैपिटलाइज़ेशन ऑफ रिजर्व। तो कंपनी ने पैसे माँगे नहीं, कंपनी फ्री में शेयर बाँट रही है, इन्वेस्टर फ्री में शेयर ले रहा है। फ्री में शेयर आने की वजह से एंट्री बनी नहीं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फेल हो गया। हाँ, एवरेज कॉस्ट कम हो गई हमारी। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं करना। नोट्स लिखो, फिर क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। सर ये तो बड़ा आसान काम है। हाँ, आसान तो है ही जी, मैंने कब बोला मुश्किल है? मैंने बोला इम्पोर्टेंट है। लिखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, there will be no accounting in the books of investor. There will be no accounting in the books of investor in relation to receipt of bonus shares from company, because bonus shares are always issued by the companies to its investors. मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स की। For free. It means that there will be no further adjustment. There will be no further investment by the investors for bonus shares. कोई अकाउंटिंग बनती नहीं, फ्री में आए हैं आपके पास।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो शेयर्स तो आ रहे हैं, जा रहा कुछ भी नहीं, तो डबल एंट्री सिस्टम लग ही नहीं रहा। बस बोनस शेयर ले लेंगे, रख लेंगे, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा के रख लेंगे, बस अमाउंट वहीं की वहीं है जो ओरिजिनल शेयर्स पे खर्च की थी आपने। हाँ, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं एक नोट लिखवाना चाहता हूँ। आफ्टर रिसीविंग बोनस शेयर्स, after receiving bonus shares, average cost per share, average cost per share and its benefit at the time of sale of investments। भाई एवरेज कॉस्ट तो गिरेगी ना, जब आपने जब आपने बोनस शेयर के लिए कुछ पेमेंट ही नहीं करी और आपको फ्री में मिल गए, तो ओवरऑल शेयर्स तो बढ़ गए। ओवरऑल शेयर्स बढ़ने से डिनोमिनेटर बढ़ गया। भाई न्यूमरेटर में आपकी कॉस्ट तो वहीं की वहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, तो एवरेज कॉस्ट तो कम होगी। एवरेज कॉस्ट कम होगी तो सेल के टाइम पे प्रॉफिट बढ़ेगा। ये बात कह रहा हूं मैं। अगर अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी पेशी रह गई, मैंने बोला आपको समझ में नहीं आया, क्यों टेंशन लेते हो? कुछ बातें ऐसी हैं जो क्वेश्चंस के साथ भी क्लियर हो जाती हैं, वैसे तो बात क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं हुई क्यों टेंशन लेते हो? हम अभी क्वेश्चन करेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। आओ मेरे साथ, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और आपको इसमें करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको इसमें करना चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर का ही कॉन्सेप्ट है। बेसिक क्वेश्चन ऑन बोनस शेयर। बेसिक क्वेश्चन ऑन बोनस शेयर्स। एक दो क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर हम राइट शेयर्स करेंगे। पहले बोनस शेयर पे पकड़ बना ले जरा अपनी। सारे बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करें, और अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, वो मुझे पॉज कर ले और अपना क्वेश्चन सेल्फ रीड कर ले। जैसे आपने एडजस्टमेंट करनी है वैसे कर लो। मिस्टर एक्स परचेज्ड 500 equity shares of 100 each in Omega Limited for 60 to 500 inclusive of brokerage and stamp duty। लो जी, मेरा तो वर्किंग नोट ही बच गया, नहीं तो मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ता, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन ने आपको ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ इंक्लूड करके 62,500 की कॉस्ट बता दी है। यानी 500 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है। हमें फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कंपनी का काम है।
हम तो इन्वेस्टर हैं। मैं तो सीधा बोलूंगा मैंने 500 शेयर खरीदे हैं और 62,500 में खरीदे हैं। इसमें ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी सब आ गई। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं? आगे मुझे क्वेश्चन कहता है जी, सम ईयर्स लेटर, सम ईयर्स लेटर मतलब ये जो 500 शेयर खरीदे गए हैं ये करंट ईयर में नहीं खरीदे, ये खरीदे हुए काफी साल हो गए हैं। सम ईयर्स लेटर मतलब ये इन्वेस्टमेंट पुरानी है। इन्वेस्टमेंट पुरानी होने का मतलब क्या है? जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो टू बैंक नहीं लिखेंगे, आप टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। अगर ये करंट ईयर में खरीदा होता तो टू बैंक लिखते, पुराना है तो टू बैलेंस बीडी लिख के ओपनिंग बैलेंस में लेके आएंगे। छोटी छोटी सी बातें हैं, नंबर कटवा देती हैं। हाँ, ध्यान रखा करो। हाँ, चलें आगे, आओ। चलो जी। द कंपनी रिजॉल्व्ड टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना मतलब रिजर्व्स में से बोनस शेयर देना, ठीक है। एंड टू इशू टू द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स वन इक्विटी शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड। ये देखो, वन इक्विटी शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड, वन फॉर वन, वन फॉर वन, यानी 500 शेयर मेरे को फ्री में मिल जाएंगे और इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? नील, क्योंकि बोनस शेयर है। तो मैं ये बोलूंगा मेरे पास 1000 शेयर्स हैं लेकिन कॉस्ट मेरी वहीं की वहीं है, 60 to 500। मैंने कौन सा पैसे दिए हैं? फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, प्रायर टू कैपिटलाइजेशन, प्रायर टू कैपिटलाइजेशन का मतलब प्री बोनस, मतलब बोनस से पहले, बोनस अनाउंस होने से पहले, बोनस शेयर से पहले। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन द शेयर्स ऑफ ओमेगा वर कोटेड एट 175। कोटेड का मतलब समझते हो? कोटेड का मतलब होता है स्टॉक मार्केट का प्राइस। लिस्टेड, कोटेड, लिस्टेड, और लिस्टेड का मतलब स्टॉक मार्केट का प्राइस। अगर मैं ओमेगा कंपनी की बात करूं, 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 तो बोनस शेयर से पहले इनका मार्केट में एक शेयर 175 का बिक रहा है। लेकिन आफ्टर बोनस, आफ्टर द कैपिटलाइजेशन द शेयर्स वर कोटेड 92 पॉइंट। लेकिन बोनस शेयर अनाउंस होने के बाद, बोनस से पहले 175 रुपए का शेयर बिक रहा था, बोनस के बाद 92.5 रुपए का शेयर बिक रहा है। मैंने क्या लेना है? बेकार की इंफॉर्मेशन है। बोनस से पहले जी ये रेट था, बोनस शेयर के बाद स्टॉक मार्केट में ये रेट हो गया, मैंने क्या दाने लेने हैं? बेकार की इंफॉर्मेशन है। बोनस से पहले, बोनस के बाद अगर मार्केट प्राइस दे रखा है तो हमारे तो किसी काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है? हमारे काम की दो चीजें हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। मेरे काम की दो चीजें हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। मेरे काम की दो चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें? पॉइंट नंबर 1, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट डेट का प्राइस दे रखा हो तो वैल्यूएशन ट्रिगर हो जाती है, वैल्यूएशन ट्रिगर हो जाती है। अगर बैलेंस शीट डेट का मार्केट प्राइस दे रखा हो तो बैलेंस शीट डेट का मार्केट प्राइस मेरे लिए रेलिवेंट है। नंबर 2, अगर मैंने कुछ शेयर बेचे हो और बेचने के टाइम कोई सेलिंग प्राइस हो तो वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करने के लिए ट्रिगर हो जाता है। तो ये बात तो मेरे को समझ में आती है कि शेयर बेचे हैं तो बेचने का प्राइस चाहिए, बैलेंस शीट है तो वैल्यूएशन करने का प्राइस चाहिए। अब बोनस से पहले ये था, बोनस के बाद ये है, मैंने क्या लेना है? मेरी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दिखे, पढ़ो और इग्नोर कर दो। क्या कर दो? इग्नोर, इग्नोर कर दो, इग्नोर। समझो मेरी बात, बेकार की इंफॉर्मेशन है। चलो आगे। जिंदल सर, अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है कुछ तो इस्तेमाल होगा। अरे हर चीज का इस्तेमाल नहीं करते, सीए है ये, सीए। सीए में कई बार इंफॉर्मेशन छोड़ना भी समझदारी होती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज हमें इस्तेमाल करनी है क्वेश्चन की। इररिलेवेंट चीजों को छोड़ना सीखो। बेकार की इंफॉर्मेशन है, हमारे किसी काम की नहीं। आगे बढ़ो। मिस्टर एक्स सोल्ड बोनस शेयर्स
एंड रिसीव्ड 90 रुपीज पर शेयर। ये इन्होंने शेयर्स बेचे हैं 90 रुपए के हिसाब से, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। और एग्जामिनर की चालाकी देखो, एग्जामिनर कहता है बोनस शेयर बेचे हैं, और बोनस शेयर कितने हैं 500, तो क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली बताएगा कि 500 शेयर बिके हैं, और 500 शेयर कितने में 90 रुपए में 45,000 रुपए आए हैं। और आपको पता है एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको, ना फीफो अलाउड है ना लीफो अलाउड है। तो ये 62,500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 500 शेयर बेचे हैं बोनस वाले, तो एवरेज कॉस्ट क्या पड़ती है 31,250। मेरे पास आए कितने हैं 45,000, तो 45,000 में से ये माइनस कर लूंगा, बाकी प्रॉफिट आ जाएगा। और एक बात और, अगर 1000 शेयर्स में से 500 शेयर बेच दिए तो 500 मेरे पास पड़े हैं, मैं उसको बाय बैलेंस सीडी लिख के बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। और मैं एक नोट लिख दूंगा कि मैं वैल्यूएशन नहीं कर सकता। मैं वैल्यूएशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बैलेंस शीट डेट का मार्केट प्राइस मेरे पास नहीं है। जिंदल सर 92.5 रुपए हैं तो सही। अरे 92.5 रुपए बैलेंस शीट डेट का प्राइस थोड़ा ना है, ये तो बोनस के बाद, बोनस से पहले वाली कहानी है। हमें क्या पता बोनस कब अनाउंस हुआ है, हम कैसे इस प्राइस को बैलेंस शीट डेट का मान लें। बैलेंस शीट डेट का मार्केट प्राइस होना चाहिए, इसलिए मैं वैल्यूएशन नहीं कर सकता। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन अब यहां से अपने कान खोल लो। बोनस से पहले बोनस के बाद जो मार्केट प्राइस है, हो सकता है आपको छोड़ना पड़े, आपके किसी काम का ना हो, इतनी सी बात है। तो ऐसा करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, investment in shares of Omega Limited फॉर्मेट तो बेटे आपको सबको पता ही है। फॉर्मेट तो आपको पता ही है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले टू बैंक 500 शेयर 62,500। हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ तो क्वेश्चन ने बता रखा आपको। फिर हम लिखेंगे टू बोनस शेयर्स। ये जो टू बोनस शेयर्स है, इससे कोई एंट्री थोड़ा ना बन गई, क्यों, अमाउंट का कॉलम तो है ही नहीं, नील है, अमाउंट का कॉलम तो नील है। 1:1 का रेशो है, तो 500 शेयर ही बोनस में आ जाएगा आपके पास। अब हम लिखेंगे बाय बैंक। जब हम लिखेंगे बाय बैंक, 500 शेयर है 45,000 रुपए, 90 रुपीज के हिसाब से, 90 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपए बनते हैं। अब इसके लिए बनेगा एक वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इसमें लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 500 शेयर आपने बेचे हैं
₹90 के हिसाब से 45,000। ब्रोकरेज है क्या? नहीं है। तो सेलिंग प्राइस ही आपका नेट सेलिंग प्राइस है। जब बेचने पे कोई ब्रोकरेज कटी ही नहीं तो पैसे पूरे मिलेंगे आपको। अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे हम? कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन, ये कैसे होगा? हमारा फॉर्मूला क्या था? वेटेड एवरेज कॉस्ट में टोटल कॉस्ट टोटल यूनिट्स इनटू सोल्ड यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 62,500 प्लस 0, 500 प्लस 500। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का कॉलम उठा लिया मैंने। ये 500 शेयर की कॉस्ट है, ये 500 शेयर की कॉस्ट है। तो इसमें से बेचे कितने हैं? 500। तो 31,250 लेस कर देते हैं, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। ₹45,000 में से अगर हम 31,250 लेस कर देंगे तो ₹13,750 का प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को यहां से उठाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चिपकाओ और वर्किंग नोट 1 की रेफरेंस दे देना। वर्किंग नोट 1 बनाया हमने, तो मैं यहां लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट 1 13,750। 13,750। इसका हमने लगाया टोटल 1,000,76250। हमने इसका लगाया टोटल 1,000,76250। बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 500 शेयर बचे हुए मेरे पास और 31,250 के हैं। हमें इस पे एक नोट लिखना पड़ेगा, ये नोट लिखना जरूर है। We cannot show valuation of investments because market price per share is not given in the question. Because market price per share is not given in the question. On बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट तो लिखना ही भूल गए। ये है जी क्वेश्चन। पिछली क्लास में टू बैंक बाय बैंक करना तो आपको आ ही गया था। आज हमने एक एंट्री और डाल दी, टू बोनस शेयर, बाकी तो सब सेम है। मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, इससे आपकी प्रैक्टिस और साउंड हो जाएगी। आपको बेटे रीड करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बेसिक क्वेश्चन है।
अभी हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे तो आए नहीं, अभी तो हम मजे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन 15 में एक पंगा है, अगर आप देखें तो 15 में एक पंगा है बेटे। कंटिन्यूइंग विद द एग्जाम्पल अबव, यानी कि 15th क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन यूज करनी है आपने, वो क्वेश्चन नंबर 14 वाली करनी है। और क्वेश्चन नंबर 14 मैंने पिछली क्लास में कराया था आपको, आपको याद होना चाहिए। हमने 15 दिसंबर को एक शेयर खरीदे थे 8,20,000 के। फिर हमने 25 दिसंबर को शेयर खरीदे थे 14,76,000 के। सर हमें तो याद नहीं, एक क्लास में भूल गए, याद ही नहीं। अभी अभी पिछली क्लास में तो कराया था। नहीं सर हमें तो याद नहीं। कोई बात नहीं, मेरे पास तो फाइल है ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये राजी क्वेश्चन 14th, ये बना हुआ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 10,000 शेयर खरीदे थे 8/20 में 15 दिसंबर को। 15,000 शेयर खरीदे थे 14,76 के 25 दिसंबर को। फिर 15 फरवरी को बेच दिए थे 12,000 शेयर्स 12,41,100 के। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 14th क्वेश्चन की। तो मैं मान के चलता हूँ अब आपको क्लिक कर गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अच्छा सर, अब ये देखो 15th में क्या कहते हैं। इफ, एक कंडीशन लगा दी, इफ X Limited issues one bonus share for every 2 shares held on 2nd of Jan। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये थी कि 10,000 शेयर्स हमने खरीदे थे 15 दिसंबर को। फिर 15,000 शेयर्स खरीदे थे हमने 25 दिसंबर को। और ये बोनस बता रहा है 2 जनवरी को, बोनस बता रहा है 2 जनवरी को। और हमने शेयर बेचे कब है? हमने शेयर बेचे थे 15 फरवरी को। मतलब सेल करने से पहले बोनस आ गया था, सेल करने से पहले बोनस आ गया था, सेल करने से पहले बोनस आ गया था, सेल करने से पहले बोनस आ गया था। इसका आंसर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने इन्वेस्टमेंट को बेचने का प्रॉफिट 1,39,000 020 निकाला था शायद। हाँ जी, 1,39,000 निकाला था प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट बढ़ेगा। ये प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? आपके पास 25,000 शेयर थे, तो आपने सोल्ड पोर्शन की जो एवरेज कॉस्ट है वो 25,000 के हिसाब से निकाली थी। लेकिन अब क्या हुआ, आपको 12,500 शेयर का बोनस मिल गया। जिसके पास 2 शेयर हैं उसको 1 शेयर फ्री में मिल गया, जिसके पास 2 हैं उसको 1 शेयर फ्री में मिल गया। तो जिसके पास 25,000 हैं उसको 12,500 शेयर फ्री में मिल गए। 2 के लिए 1, तो 12,500 25,000। अरे 2 के लिए 1 का मतलब 50% ना, तो 25,000 का 50% 12,500 शेयर आपको फ्री में मिल गए। तो आपकी जो कॉस्ट है वो पहले आपने 25,000 शेयर के हिसाब से निकाली थी, अब 37,500 के हिसाब से निकालेंगे। और मैं वही बात तो कह रहा हूं कि न्यूमरेटर में कॉस्ट तो बढ़ेगी नहीं, 0, लेकिन डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, एवरेज कॉस्ट पर शेयर कम हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। तो ये 14th क्वेश्चन में बोनस डाल के देख रहे हैं कि प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, 2 चीजें बदलेंगी। एक तो बोनस शेयर की एंट्री डालनी है आपने, और दूसरा प्रॉफिट और लॉस का वर्किंग नोट बनाना है। और मैं ये क्वेश्चन, मतलब इसमें मैंने काफी सारे वर्किंग नोट्स बना के दिए थे, मैं वर्किंग नोट्स दोबारा नहीं बना के दे रहा क्योंकि इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं बेटे। तो एक क्वेश्चन को हम 2-2 बार करके टाइम वेस्ट क्यों करें? मैं उतनी ही बात लिखवाऊंगा जितनी रेलेवेंट है आपके लिए। तो मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो जरा एक बार, देखो क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन क्या कहता है, 1 बोनस शेयर देना है फॉर एवरी 2 शेयर, 2 के लिए 1, तो 25,000 के लिए 12,500, 2 जनवरी को बोनस आ गया। फिर एक्स लिमिटेड ने 12,000 शेयर बेचे हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आप हमें बताओ कि कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स की कितनी है। कैरिंग अमाउंट का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। आपको ये बताना है कि सारा कुछ करने के बाद लास्ट में कितनी अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगी, यानी जिसको आप बोलते हो ना बाय बैलेंस सीडी, वो बैलेंस शीट में जाती है, तो उसको कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू, जिसे बैलेंस शीट कैरी करेगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, और पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक बोनस का पॉइंट डाल दिया। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। क्या नाम है जी इसका, ए लिमिटेड। इन दी बुक्स ऑफ, in the books of A Limited, investment in shares of X Limited account, फॉर्मेट तो आपको पता ही है। मैं जो वर्किंग नोट ऑलरेडी बना चुका हूँ 14th क्वेश्चन में, मैं दोबारा नहीं बना रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे 15th of December 99 टू बैंक। मैंने खरीदे थे बेटे 10,000 शेयर्स, और मैंने 8,20,000 का वर्किंग नोट आपको ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। फिर मैंने खरीदे थे 25 दिसंबर को शेयर्स, ये मैंने खरीदे थे बेटे 15,000 शेयर्स, और इसकी जो कॉस्ट है 14,76,000, इसका भी वर्किंग नोट आपको बना के दिया हुआ है। इसका भी वर्किंग नोट आपको बना के मैंने दिया हुआ है। 2 जनवरी 2nd of January 2000 हम लिखेंगे 2 बोनस शेयर्स। ये हमारे पास हैं जी 12,500 शेयर्स। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 25,000 शेयर्स हैं, और 2 के लिए 1, 2 के लिए 1, तो 25,000 के लिए 12,500। इसकी कॉस्ट क्या है, नील। हमें कौन सा पैसे देने हैं, फ्री में है। अच्छा, फिर हमने 15 फरवरी को शेयर्स बेचे थे। 15 फरवरी को शेयर्स बेचे थे बाय बैंक, और कितने शेयर्स बेचे थे, 12,000, 12,41,100। इसका वर्किंग नोट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। और 15 फरवरी को एक एंट्री और डलेगी। ये बात पहले भी हो चुकी कि अगर आपको डेट्स को इस तरह से लिखना अच्छा नहीं लगता तो डेट का एक कॉलम बना ले, नहीं तो ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट तो बेटे बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। सारी एंट्रीज वही है, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक बोनस शेयर बीच में आ गए और बोनस शेयर सेल से पहले आए हैं, तो एवरेज कॉस्ट गिरेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर मैं इसमें आपको वर्किंग नोट बना के देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले सेलिंग प्राइस 12,000 इंटू 105, 12,60,000। $18,900 की ब्रोकरेज लेस होगी। नेट सेलिंग प्राइस 12,41,100। इसका करेंगे कंपैरिजन। कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन ये कैसे आएगा? यही तो मेन वर्किंग नोट है। 8,20,000 ये हमारी कॉस्ट 1 है। 14,76,000 ये हमारी कॉस्ट 2 है। नील ये हमारी कॉस्ट 3 है। ये हमने खरीदे थे 10,000 शेयर्स, यूनिट 1। 15,000 शेयर, लॉट नंबर 2। 12,500 शेयर्स, लॉट नंबर 3। तो ये बन जाएगी टोटल कॉस्ट। ये कुछ नहीं किया मैंने, टोटल कॉस्ट लिखी है। और ये भी मैंने कुछ नहीं किया, टोटल यूनिट्स लिखे हैं। घबराने वाली बात ही कोई नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे सोल्ड सोल्ड सोल्ड, कितने बेचे हैं? 12,000। बताओ कॉस्ट कितनी आई? 8,20,000। 14,76,000 डिवाइडेड बाय 37,500 इंटू 12,000। तो ये आ जाएगा बेटे 7,3,4,7,2,0। अच्छा, तो प्रॉफिट कितना आया फिर? प्रॉफिट काफ़ी हो जाएगा। 12,41,100 5,06,3,8,0। लो जी, यही क्वेश्चन था, यही इंफॉर्मेशन थी, बस उसमें बोनस नहीं था। तो प्रॉफिट आया था 139,020 और अब प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख के आसपास। बोनस शेयर का एवरेज कॉस्ट पे इम्पैक्ट आता है और उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ सकता है आपका। इस एंट्री को यहां से उठाओ, इस एंट्री को यहां से उठाओ और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चिपकाओ। इस एंट्री को यहां से उठाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चिपकाओ। यहां से उठाओ, वहां पे चिपकाओ, वहां पे चिपकाओ, वहां पे चमकाओ। अरे ये तो जुमला बन गया। यहां से उठाओ, वहां पे चिपकाओ। यहां लिखो 5,06,3,8,0। बेटे एजुकेशन वही जिसमें मजा आए, पढ़ाई वही जिसमें मजा आए, सब्जेक्ट वही जिसमें मजा आए,
सीए बनना है और अकाउंट्स में मजा लेके नहीं पढ़े तो क्या पढ़े फिर, क्या फायदा। एक तो आपका टैक्स और एक आपका अकाउंट्स, ये दो चीजें तो बेटे आपको खुशी से पढ़नी चाहिए। 8,20,000 प्लस 14,76,000 प्लस 506380 टोटल 2802,380। 2802,380। हम इसमें लिखेंगे 31 मार्च 2000 को बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 25,000 शेयर्स हैं जी। 2802,380 माइनस 12411 15,61,280 रुपये। और एक नोट इस पे भी आएगा। कौन सा नोट? वैल्यूएशन वाला। मार्केट प्राइस ऑन बैलेंस शीट डेट इज नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट शो द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये नोट तो आपने लिखना ही लिखना है जहां भी। अच्छा, इन द गिवन क्वेश्चन market price per share on balance sheet date is not given, due to which valuation of investment cannot be shown. Valuation of investment cannot be shown. अब तो मुस्कुरा दो, इतना आसान चैप्टर, इतने आसान क्वेश्चन, और क्या चाहिए बताओ। एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ बेटे, एक क्वेश्चन बोनस शेयर पे और कर लो, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा और फिर हम राइट शेयर की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मेरे कहने पे और कर लो, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। आप ऐसा करो, मेरे कहने पे क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर लो बेटे, और इस पे अब लगाओ टिक इम्पोर्टेंट। मैं 5 मिनट रुकूंगा, ये लो मैंने पेन नीचे रख दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। आप इसको सेल्फ रीड करें, टाइम दे रीडिंग को, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं, मैं बैठा हूं आराम से। आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप 5 मिनट सेल्फ रीडिंग को दो, फिर मैं पढ़ाता हूं आपको। और अगर इस क्वेश्चन पे मैं इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर रहा हूं तो कोई ना कोई पॉइंट तो है। पढ़ो बेटे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करते ही 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में चले जाएंगे और मैं नए कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा। पढ़ो बेटे पढ़ो, मैं आराम से बैठा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, लो मैं बोलूंगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10,
चलो ऐसा करना, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए और टाइम चाहिए ना, मुझे पॉज कर लो, मैं क्वेश्चन पढ़ना जरा स्टार्ट करता हूँ। 1 अप्रैल 14, मैं डेट लिख लेता हूँ। क्या हुआ? मिस्टर कृष्णा मूर्ति परचेज्ड 1000 equity shares of 100 each in Telco Limited at the rate of 120 from a broker। फेस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो 120 में खरीदा है। अगर मैंने 1000 शेयर खरीदे हों, 120 का 1 हो, तो 1,20,000 रुपये मैंने ब्रोकर को दिए हैं, और ब्रोकर ने उस पे 2% ब्रोकरेज भी चार्ज किए, तो 1,20,000 का 2% 2400 रुपये मैंने ब्रोकरेज दे दी। ही इनकर्ड 50 पैसे पर 100। 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है तो 50 पैसे स्टैम्प पेपर के लगते हैं। अगर 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है तो 50 पैसे स्टैम्प पेपर पे लगते हैं, और अगर 1,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट है तो 600 रुपये लगे होंगे। अगर 1,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट है तो 600 रुपये लगे होंगे। अगर मैं 100 के मल्टीपल बनाऊं तो 1200 मल्टीपल बनते हैं। 100 रुपए पे 50 पैसे तो 1200 पे 600 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ 1,23,000 रुपये कॉस्ट पड़ती है। 1,23,000 रुपीज। 120 प्लस 2,400 प्लस 600, द टोटल कॉस्ट विल बी 1,23,000। इसका एक वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, मुझे देखने दो क्वेश्चन आगे क्या कहता है। On 31st March 2015, bonus was declared in the ratio of 1:2। अच्छा, अगर मैंने 1,000 शेयर 1,23,000 के खरीदे हैं तो मुझे 500 शेयर का बोनस मिल गया। रेशो है 1:2। 1:2 मतलब 1/2। 1/2 मतलब 500 शेयर का बोनस है। तो जो कॉस्ट में आपको 1000 शेयर की बता रहा था वो तो 1500 की है। एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे क्वेश्चन आगे रीड करने दो। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस से पहले बोनस के बाद शेयर्स वर कोटेड। कोटेड का मतलब मार्केट प्राइस बता रहा है। 175 रुपये था और 90 रुपये है रिस्पेक्टिवली। और मैं आपको अभी अभी बता के आया हूं, ये 11वें क्वेश्चन में अभी अभी बता के आया हूं कि बोनस से पहले बोनस के बाद जो मार्केट प्राइस होता है उसकी हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, बेकार की इंफॉर्मेशन है, उसको इग्नोर करते थे, इग्नोर करेंगे, बेकार है, क्यों पढ़े, फालतू की इंफॉर्मेशन है, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है? आगे क्वेश्चन मुझे ये कहता है, ऑन 31st March 15। डेट्स का कमाल है सर, डेट्स का ही कमाल है, डेट्स का ही कमाल है, डेट्स का कमाल है। 31 मार्च 2015 कौन सी डेट है? बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट। मिस्टर कृष्णा मूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स। ये जो बोनस शेयर कितने हैं? 500। कृष्णा मूर्ति ने बैलेंस शीट डेट को, कृष्णा मूर्ति ने कृष्णा मूर्ति ने कृष्णा मूर्ति ने बैलेंस शीट डेट को 500 शेयर बेच दिए। किसको बेच दिए? ब्रोकर को। और उसने ब्रोकरेज कितनी ले ली? 2%। लेकिन सेलिंग प्राइस कहाँ है? सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं। शेयर तो बेचे पर सेलिंग प्राइस ही नहीं है। जब सेलिंग प्राइस नहीं है तो ब्रोकरेज कहाँ से माइनस करोगे? आपको नेट सेलिंग प्राइस पता ही नहीं लग पाएगा। आप प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे? इसके लिए अब आपको अपने ज्ञान के चक्षु खोलने पड़ेंगे सर। अच्छा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। डेट बताओ क्या है, मुद्दे की बात पे आओ। जिंदल सर, डेट है 31 मार्च। मैं फालतू की बात करूंगा ही नहीं, मैं मुद्दे की बात करूंगा। शेयर्स कब बेचे हैं? 31 मार्च को। मुझे प्लीज बताना
ध्यान से, पूरा मन लगा के, ये जो बोनस अनाउंस हुआ था, ये बोनस कौन सी डेट को अनाउंस हुआ था? अरे बाप रे बाप, बैलेंस शीट डेट को ही। ओ तेरी, यानी इस क्वेश्चन में बोनस शेयर की डेट बैलेंस शीट डेट है। इन्होंने जो बोनस अनाउंस किया वो बैलेंस शीट डेट से पहले नहीं किया, इन्होंने जो बोनस अनाउंस किया वो एग्जैक्टली बैलेंस शीट डेट को किया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। अगर बैलेंस शीट डेट को बोनस अनाउंस हुआ है तो ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा था ना, आफ्टर बोनस 90 रुपीज का मार्केट प्राइस है, ये वाला 90 रुपीज। तो ये जो बोनस के बाद 90 रुपीज का मार्केट प्राइस है, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इररेलेवेंट होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में रेलेवेंट हो गई। क्यों? क्योंकि बोनस की डेट है 31 मार्च, तो बोनस के बाद जो 90 रुपए का प्राइस है वो भी 31 मार्च का होगा। अगर वो 31 मार्च का है तो दो कैलकुलेशन ट्रिगर हो गई। आपको सेलिंग प्राइस मिल गया बैलेंस शीट डेट को सेल के लिए, और आपको बैलेंस शीट डेट का जब प्राइस पता है कि 90 रुपए है आफ्टर बोनस, तो वैल्यूएशन भी करके दिखानी पड़ेगी आपको। एग्जामिनर की चालाकी देखो आप, उसने आपको जानबूझ के बोनस की डेट बताई कि बैलेंस शीट डेट को बोनस है जी, और वो इंफॉर्मेशन लिख गया बोनस से पहले जी 175 था, बोनस के बाद 90 है। बच्चा कहता है जिंदल सर ने बताया था क्लास में ये इंफॉर्मेशन तो बेकार होती है, उसने पढ़ा, इग्नोर कर दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है, इग्नोर कर दो, लेकिन इस क्वेश्चन में रेलेवेंट हो गई सिर्फ डेट की वजह से। तो 31 मार्च बोनस की डेट है, तो 90 रुपए का जो मार्केट प्राइस है आफ्टर बोनस वो इनडायरेक्टली 31 मार्च का ही है, और उसको हम दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल में भी और वैल्यूएशन में भी। चालाकी देखो आप एग्जामिनर की, मजा आ गया सर। और अगर मैं बोनस की डेट काट देता हूं, मैं बोनस की डेट काट देता हूं, ये लो, मैं बोनस की डेट काट देता हूं, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सेल तो कर रहे हैं लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं बता रहे, तो मैं प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालूंगा? तो एग्जामिनर ने जानबूझ के नहीं बताया सेलिंग प्राइस की ढूंढो, तो ढूंढ लिया हमने। तो जो इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट थी वो डेट्स की वजह से इस क्वेश्चन में रेलेवेंट हो गई। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहा हूं, 10। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति, in the books of Krishnamurti, in the books of Krishnamurti, in the books of Krishnamurti, investment in shares of Telco Limited। फॉर्मेट सारे बच्चों को पता ही है। particulars, number, amount, particulars, number, amount। डेट बताओ सर, 1/4/2014,
1/4/2014 टू बैंक। वर्किंग नोट 1 1000 शेयर्स है, 1,23,000। वर्किंग नोट मैं बना देता हूँ अभी। 31 मार्च 2015 विच इज बैलेंस शीट डेट ऑल्सो। इनको मिले हैं बोनस शेयर्स 500। कॉस्ट क्या है? नील। हमारी कोई कॉस्ट नहीं है सर, लो नील। 31 मार्च को ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है बाय बैंक। वर्किंग नोट नंबर 2 अब मुझे कुछ वर्किंग नोट तो आपको बना के देने ही पड़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आप वैल्यूएशन करना सीखोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के साथ साथ। आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं। लो जी, मैंने बनाया फर्स्ट वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मैं आपको याद करा दूं, ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ मेरे को अलाउड है, पेपर में पूरा लिख के आना। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज प्राइस 1000 शेयर्स खरीदे हैं आपने, 120 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। 1,20,000 तो ये बनते हैं। ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2%, 2400 रुपए की ब्रोकरेज बनती है। स्टैम्प ड्यूटी 50 पैसे खर्च किए हैं आपने 100 रुपए के लिए, तो 1,20,000 के लिए कितना खर्च करेंगे? 600 रुपए। 1,23,000 रुपए ये बनती है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वर्किंग नोट में आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मैं आपको एक बार फिर याद करवा दूं, ये SOI मेरे को अलाउड है, आपको नहीं है। आपको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरा लिखना है, भूला मत करो, ठीक है ना? ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमने बेचे हैं 500 शेयर 90 रुपीज, 45,000 रुपए। 90 रुपए क्यों यूज किया, रीजन बता चुका हूँ। बोनस की डेट है बैलेंस शीट डेट, तो बोनस के बाद वाला जो प्राइस है वो बैलेंस शीट डेट का क्लोजिंग प्राइस है, उसी पे शेयर बिके होंगे। क्योंकि सेल करने की डेट भी 31 मार्च है, बोनस की डेट भी 31 मार्च है, तो एग्जिस्टिंग रेट 90 रुपए का है। वैल्यूएशन भी 90 रुपए पे होगी, क्योंकि बैलेंस शीट डेट को ही सब कुछ हो रहा है आपका। मैं ब्रोकरेज माइनस करूंगा यहाँ से, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2%, 900 रुपए की ब्रोकरेज लेस कर दो, तो ये आ जाएगा NSP 44,100। इसका हम करेंगे कंपैरिजन। कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन, कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन, कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन कैसे आएगा? 1,23,000 प्लस करेंगे नील, ये है 1000 शेयर्स, ये है 500 शेयर्स,
ये बन गई टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट इनटू सोल्ड यूनिट। सोल्ड वाले बताओ कितने, 500। वैसे तो 41,000 बनेंगे, मुझे पता है। लो जी, 41,000। प्रॉफिट बताओ बेटे कितना आया। 3100 रुपये का प्रॉफिट आ गया। यहां से प्रॉफिट को उठाओ, ऊपर चिपकाओ, यहां से उठाओ ऊपर चिपकाओ, यहां से उठाओ ऊपर चमकाओ। लो जी, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है ही। 500 शेयर बेचे हैं, 44,100 के बेचे हैं। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट 2, ₹3100 का प्रॉफिट है। जब आपको पता है 31 मार्च को बोनस अनाउंस हुआ है, 31 मार्च का 90 रुपए का प्राइस है, सेल में यूज कर रहे हो, और 90 रुपए का प्राइस जब आपकी नॉलेज में है कि ये बैलेंस शीट डेट का प्राइस है, तो वैल्यूएशन भी करके दिखानी पड़ेगी। अब आपको पता है वैल्यूएशन कैसे होती है। वैल्यूएशन के लिए आपको पहले अपना ये कैलकुलेटर रफ में चलाना पड़ेगा। मेरी बात सुने, सब लोग मेरी बात सुने, प्लीज मेरी बात सुने। वैल्यूएशन कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। पहले इस वर्किंग नोट को हम एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। रफ कैलकुलेशन का मतलब इसका टोटल मारा हमने 1,23,000 और 3,100, इसका रफ टोटल लगाया 1,26,100, ये माइनस कर लिया, तो एक रफ कैलकुलेशन लगा के हमें पता लग गया कि यहाँ पे 82,000 है और यहाँ पे 1,000 है। ये एक रफ कैलकुलेशन है। अगर इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन नहीं करते तो मैं क्या लिख रहा होता, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 1,000 शेयर 82,000 रुपए के, टोटल मार के क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। मैं बाय बैलेंस सीडी लिखता कि नहीं लिखता। तो एक तरह से मैंने बाय बैलेंस सीडी निकाल लिया कि 1,000 शेयर बैलेंस में आ रहे हैं, 82,000 बैलेंस में आ रहा है। लेकिन आपको पता है बैलेंस शीट डेट को 90 रुपए का प्राइस है आफ्टर बोनस, तो 1,000 शेयर का 90 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, 90,000 रुपए। कॉस्ट कितनी है, 82,000, विच इज कमिंग इन योर अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो 82,000 और 90,000 विच एवर इज लोअर, 82,000, तो कोई वैल्यूएशन लॉस है ही नहीं। तो जो दिख रहा है आपको 82,000 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन आपको वर्किंग नोट तो दिखाना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, एक रफ कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर पे दिखना पड़ेगा कितने यूनिट्स हैं और कितने रुपए के पड़े हैं। एक तरह से बाय बैलेंस सीडी निकाल लो रफ फिगर में, और फिर सीधा यहाँ पहुंचो, वर्किंग नोट 3 में पहुंचो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर आप यहां पहुंचो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑन 31 मार्च 2015, और आप इसमें लिखो क्लोजिंग बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो नंबर्स कितने हैं, 1,000, और बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 82,000 रुपीज। इसका करेंगे कंपैरिजन, मार्केट वैल्यू एज ऑन बैलेंस शीट डेट, तो 1,000 इंटू 90, ये बनते हैं 90,000 रुपए, विच एवर इज लोअर,
विच एवर इज लोअर 82,000 रुपीज, जो भी दोनों में से कम है। तो क्या कोई वैल्यूएशन लॉस आया, कोई एंट्री बनेगी? बाय बैलेंस शीट लिख दो और वर्किंग नोट की रेफरेंस डाल दो बस। अब हम बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है वैल्यूएशन करके लाए हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटे, बताओ ना। बाय बैलेंस शीट मैं दिखाता हूँ आपको, ठहरो। मैं लिखूंगा 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस शीट वर्किंग नोट 3 वैल्यूएशन के थ्रू लेके आया हूँ मैं बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखूंगा, 1000 82,000 टोटल। पंद्रह सौ, 1,26,100, 1500, 1,26,100 टोटल मार दिया हमने। ये था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था, बैलेंस शीट डेट का एक छुपा हुआ पॉइंट जो नजरअंदाज किया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन सारा बर्बाद हो जाएगा। डेट का कमाल था इस क्वेश्चन में। जिंदल सर क्या इस पे कोई नोट पेपर में लिख के आना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, एग्जामिनर को पता है कि सारा खेल बैलेंस शीट डेट को चल रहा है, कोई नोट वोट लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्व कर दो बस आप। चलें आगे। अब मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं जो बिल्कुल सेम है। एक तो है क्वेश्चन नंबर 7 और एक है क्वेश्चन नंबर 20। ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 7 और 20, ये आपको सेल्फ करने हैं। और मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, फिर क्या फायदा मुझे व्हाट्सएप करोगे डाउट्स में, है ना। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये तो बिल्कुल ही बच्चा क्वेश्चन है, 7th में कोई डाउट नहीं आएगा आपको, थोड़ी सी प्रॉब्लम 20 में आ सकती है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसमें अगर आप देखें, क्वेश्चन आप कर लेना, होमवर्क में है। जो शेयर्स का प्राइस बता रहा है 110 और 60 बिफोर और आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स रिस्पेक्टिवली, और ये बोनस हमें बता रहा है 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर तो कोई बैलेंस शीट डेट होती ही नहीं, तो 31 अक्टूबर को अगर बोनस शेयर आपको बता रहा है तो बोनस से पहले 110, बोनस के बाद 60, तो ये जो 60 रुपए हैं ये कौन सी डेट का प्राइस माना जाएगा, 31 अक्टूबर का। तो फिर तो ये इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट हो गई आपके लिए, क्योंकि बैलेंस शीट डेट तो है नहीं है, हमने पढ़ा इग्नोर कर दिया। फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेके गए, इन्होंने 30 नवंबर को बोनस शेयर बेच दिए एक ब्रोकर को, और 5% उसने ब्रोकरेज चार्ज कर ली। अब इसमें मार्केट प्राइस मिसिंग है, क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मार्केट प्राइस तो मिसिंग है 30 नवंबर का, लेकिन बोनस की डेट है आपकी 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर वाला मार्केट प्राइस 30 नवंबर को कैसे यूज करें? पिछले क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं थी, बैलेंस शीट डेट को सारी कहानी हो रही थी हमने। तो यहाँ पे आपको एक अजम्पशन लिखनी पड़ेगी, ये पेपर में मस्ट हो जाएगा अब आपके लिए। और क्या अजम्पशन लिखेंगे कि ये जो 60 रुपए का प्राइस है, ये जो 60 रुपए का आफ्टर बोनस प्राइस है, ये अभी भी स्टिल एग्जिस्ट्स। क्योंकि अगर आप ये अजम्पशन नहीं लेते फिर ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे नहीं रखा। तो सेलिंग प्राइस, सेल कौन से शेयर की है, बोनस शेयर, तो बोनस के बाद वाला जो प्राइस अवेलेबल है उसको यूज कर लो। गाड़ी पंचर हो गई है, स्टेपनी यूज कर लो, मजबूरी है सर, क्या करें। और अगर इसमें सेलिंग प्राइस होता तो मैं ये जो लाइन है 110 और 60,
कांटा मार देता, बेकार की लाइन है मेरे लिए। मजबूरी में भी काम चलाना पड़ सकता है। एक और बात बताता हूँ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मिश्रा फॉर द ईयर। अच्छा, दिसंबर की क्लोजिंग है और आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और क्वेश्चन जाते जाते क्या गया, इतना गंदा एग्जामिनर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कहता है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कहता है आप वैल्यूएशन करके दिखाओ। इस गधे के बच्चे को कौन बताए कि वैल्यूएशन तो तू मांग रहा है हमसे 31 दिसंबर की, तो क्या 31 दिसंबर का मार्केट प्राइस दिया? क्या मार्केट प्राइस 31 दिसंबर का है? चलो 30 नवंबर का नहीं था, हमने दिल पे पत्थर रख के अजम्पशन ले ली कि चलो 60 रुपये ही होगा। अब 31 दिसंबर को फिर ये वैल्यूएशन मांग रहा है और प्राइस नहीं बता रहा। दिल पे एक बार फिर पत्थर रख लो कि वो जो 60 रुपये का प्राइस है आफ्टर बोनस वाला, वो 30 नवंबर को भी है और 31 दिसंबर को भी प्रिवेल करता है। तो 60 रुपये लेके ही सेल दिखा दो, 60 रुपये लेके ही वैल्यूएशन दिखा दो जो बोनस के बाद वाला प्राइस है, क्योंकि मेरे पास कोई हल नहीं है। वैल्यूएशन भी मांग रहा है, सेल भी कर रहा है, सेल अलग डेट को है, वैल्यूएशन अलग डेट को है, और प्राइस हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अक्टूबर वाला। क्या करें? एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, आंसर तो देना पड़ेगा आपको। तो एक अजम्पशन और लिखनी पड़ेगी, और वो क्या अजम्पशन है कि 60 रुपए को हमने एज्यूम किया है कि वो बैलेंस शीट डेट को भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो सेल में भी यूज होगा, वैल्यूएशन में भी यूज होगा। जय श्री राम बोलो। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पहले बता दिया। अब आपने अब आपने इन क्वेश्चंस को करने का तरीका सीख लिया है। मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया, बोनस से पहले बोनस के बाद, ये इंफॉर्मेशन मैंने काट दी क्योंकि उसमें सेलिंग प्राइस मेंशन्ड था। फिर मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा, 31 मार्च को ही बोनस हो रहा है, 31 मार्च को ही आपका सेल हो रही है, और 31 मार्च को ही आपकी वैल्यूएशन हो रही है। तो 31 मार्च का प्राइस था आफ्टर बोनस वाला, तो लॉजिक बनता था कि लॉजिकल है यार, बढ़िया है, ये तो पॉइंट बहुत बढ़िया सीखा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में तो हद कर दी, कॉन्सेप्ट्स की ऐसी की तैसी, अजम्पशन लेके बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 60 रुपए के अलावा मेरे पास पूरे क्वेश्चन में कोई प्राइस ही नहीं है, ना सेलिंग प्राइस बता रहा है, ना वैल्यूएशन प्राइस बता रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बना दो। ये बात आपको बताने के लिए मैंने ये बात डिस्कस कर ली, नहीं तो फिर आप मेरे से डाउट पूछते कि सर इसमें तो प्राइस ही नहीं है। तो 60 रुपये मान के काम चला लो। जय श्री राम बोलो। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे चुका हूँ, 7th एंड 20th, प्लीज कर लेना। तो मैंने सोचा तो यही था कि मैं आपको आज राइट शेयर भी कराऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, पेन ड्राइव क्लास है। अगर आपको लगता है आप नहीं थके तो अगला वीडियो देख लो। ये जरूरी थोड़ा ना कि फेस टू फेस क्लास है और बच्चा 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आया है और उसको 3 घंटे का आउटपुट देने ही देना है। आप घर बैठे पेन ड्राइव क्लास देख रहे हो। तो ये जो मैं छोटे छोटे वीडियोस दे रहा हूँ, ये मैं पता क्यों देता हूँ, ताकि आपका मनोबल बढ़े। अगर मैं आपको 4 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके थमा दूंगा ना, आपके फ्यूज उड़ जाएंगे। तो 1.5 घंटे के वीडियोस नहीं यार, 1.5 घंटे की हो गई, एक और देख लेते हैं। तो ये आपको मोटिवेट करता है अगले वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको लगता है आप नहीं थके हैं, आप अगला वीडियो देख लें। और अगर आपको लगता है नहीं यार बहुत हो गया, अब मस्ती मारनी है, तो अगला वीडियो बाद में देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 राइट शेयर, एडजस्टमेंट नंबर 3 डिविडेंड्स, और जब मैं डिविडेंड पे आऊंगा, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, एक कॉलम और बनना शुरू हो जाएगा डिविडेंड्स के नाम से। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। प्लीज यहां तक रिवाइज कर लेना बेटे। बाय बाय, लव यू ऑल। होमवर्क कर लेना। बाय बाय।